नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया की यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो है 70वीं बीपीएससी पीटी के लिए एडिटोरिया के अभ्यास सीरीज का 5वें नंबर का टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे और इसके तहत हम लोग जो है 150 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट नंबर 5वां क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है, सूची फर्स्ट में ऋग्वेद के मंडल है तथा सूची सेकंड में रचयिता है, तो उनको सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। तो ऋग्वेद का जो है द्वितीय मंडल है, इसके रचयिता कौन है ये आपको बताना है। तो द्वितीय मंडल के रचयिता जो है ग्रत्स मद हैं, तो इसका मिलान जो है दूसरे से हो जाएगा। और तृतीय मंडल के जो रचयिता हैं इनका नाम विश्वामित्र है, तो पहले से मिलान हो जाएगा। चतुर्थ मंडल के जो रचयिता है वो जो है वामदेव हैं, चौथे से हो जाएगा, चौथे ऑप्शन से। पंचम मंडल का जो रचयिता है वो अत्रि हैं, तो यहाँ तीसरे से मिलान हो जाएगा। इसके अलावा जो है षठ मंडल है यानी छठा मंडल है, उसके रचयिता भरद्वाज हैं। सप्तम मंडल है, उसके रचयिता जो है वशिष्ठ है। अष्टम मंडल है, उसके रचयिता जो है कंडव और जो है अग्निरस हैं। और नवम मंडल है, इसके रचयिता जो है अग्निरस कश्यप हैं। और दशम मंडल है, इसके रचयिता जो है कृत और इंद्राणी, सची और श्रद्धा हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे जो कूट बन रहा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन का कूट यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा। ईस्वी सन की प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित किया गया था। इस संगीति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे? तो देखा जाए तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन जो है ईस्वी सन की प्रथम शताब्दी संभवतः जो है 78 ईस्वी में जो है कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर आयोजित हुआ था। और यह संगीति जो है कुषाण वंश के जो महान शासक हुए कनिष्क उनके संरक्षण में यह संपन्न हुआ था। और इस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो है वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष जो है अश्वघोष थे। और इस सभा में जो है महासंधियों का वर्चस्व जो है स्थापित था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर जो है सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक जो है पृष्ठ पर जो है भांस लिखकर उन्हें जो है विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। तो इस प्रकार यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा। मगध पर शासन करने वाले निम्नलिखित वंशों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 4 वंशों का नाम है, नंदवंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश और शिशुनाग वंश। तो उपरोक्त वंश के शासकों का शासन क्रम क्या था ये आपको बताना है। तो जो हर्यक वंश था इनका शासनकाल जो है 544 से 412 जो है ईसा पूर्व तक था। और जो है शिशुनाग वंश का जो शासनकाल था वो 412 से 344 ईसा पूर्व तक। और नंद वंश का शासनकाल था 344 से 323 ईसा पूर्व तक। मौर्य वंश का शासनकाल था 323 से 185 ईसा पूर्व तक। इस प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो जो कूट बनेगा वो ए ऑप्शन का यहाँ पे कूट बनेगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। कथन है कि कुषाण शासक कनिष्क के काल में भारत में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। पहला जो है गांधार शैली, दूसरा मथुरा शैली। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखा जाए तो भारतीय तथा यूनानी कला शैली के मिश्रण से जो है गांधार शैली की उत्पत्ति हुई।
और इस कला शैली का विषय वस्तु जो है बौद्ध धर्म से संबंधित होता था। अर्थात कहा जा सकता है कि भारतीय कथानक तथा शिल्प शैली यानी बनावट जो है यूनान की तकनीक पर आधारित थी और इस कला शैली द्वारा जो है गौतम बुद्ध की मूर्तियों की भव्यता का हमें वर्णन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पाँचवा नंबर क्वेश्चन है 8वीं 9वीं शताब्दी के त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन के बीच हुआ था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, गुर्जर प्रतिहार और पाल और राष्ट्रकूट के मध्य जो है त्रिपक्षीय संघर्ष हमें देखने को मिलता है। क्योंकि देखा जाए तो हर्षवर्धन की मृत्यु जो है 647 ईस्वी के बाद जो है उत्तर भारतीय क्षेत्रों पर किसी प्रभावशाली वंश का शासन नहीं रहा और आगे चलकर जो है 8वीं 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत के क्षेत्र जो विशेषकर कन्नौज है, इन पर आधिपत्य को लेकर तत्कालीन 3 भारतीय शक्तियों के बीच एक जो है लंबा संघर्ष हमें देखने को मिलता है, जिनमें से जो है बंगाल के जो है पाल, मालवा क्षेत्र के जो है गुर्जर प्रतिहार तथा दक्कन के जो है राष्ट्रकूटों के बीच हमें संघर्ष देखने को मिलता है और इस संघर्ष में जो है गुर्जर प्रतिहार सफल हुए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां, भारत का एक प्रमुख दार्शनिक संप्रदाय सांख्य दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि सांख्य जो है पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। दूसरा कथन है कि सांख्य दर्शन की यह मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव या कारक। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे छठे का करेक्ट आंसर है, तो यहाँ पे पहला कथन गलत है, दूसरा यहाँ पे सही है। दूसरा यहाँ पे सही है, पहला यहाँ पे गलत है, क्योंकि सांख्य दर्शन जो है पुनर्जन्म या आत्मा के सिद्धांत को स्वीकार करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। तो यहाँ पे देखा जाए यूनानी शक कुषाण यहाँ पे सही जवाब होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्योंकि यहाँ पे जो ग्रीक का जो है काल था यह 326 बीसी से जो है 4th सेंचुरी बीसी तक था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां, 2.5 दिन का झोपड़ा दिल्ली सल्तनत के शासनकाल के अंतर्गत बनवाई गई प्रथम स्थापत्य कृति मानी जाती है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। तो यह अजमेर में स्थित है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और इसका निर्माण जो है देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत के राजा हुए जो है संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। वह मध्य एशिया के गोर प्रांत के शासक मोहम्मद गौरी का गुलाम था और मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात 1206 में जो है 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु होने के बाद जो है इसने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी इसने। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने छोटे से शासनकाल के अंतर्गत कुछ इस्लामी जो है स्थापत्य कृतियों का निर्माण भी करवाया। इसके द्वारा निर्माण करवाए गए स्थापत्य कृतियों में जो है कुव्वत उल इस्लाम जो दिल्ली में है और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद स्थित है। और ऐबक ने जो है दिल्ली स्थित कुतुब मीनार का निर्माण भी प्रारंभ करवाया, जिसे बाद में इल्तुतमिश द्वारा पूरा करवाया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां, बंगाल के सूबेदार जो है तुगरिल खान ने सन 1279 ईस्वी में किसके विरुद्ध जो है विद्रोह किया था। तो इसने बलबन के विरुद्ध विद्रोह किया था, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो बलबन जो है दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का एक शक्तिशाली शासक था और वह अपने राजस्व संबंधी विचारों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। लेकिन बलबन ने राजा को जो है नियामत खुदाई अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि बताया और बलबन ने जो है बलबन के शासनकाल में जो है एकमात्र विद्रोह हमें देखने को मिलता है 1279 में,
जिसके तहत देखा जाए तो बंगाल के सूबेदार हुए तुगरिल खान ने विद्रोह किया था और इस विद्रोह को बलबन ने दबाया तथा विद्रोहियों को मृत्युदंड दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां। सन 1565 ईस्वी का प्रसिद्ध जो है तालीकोटा का युद्ध कुछ राज्यों के संयुक्त गठबंधन तथा विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की पराजय हुई। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन संयुक्त गठबंधन में शामिल नहीं था? तो उस गठबंधन में बरार शामिल नहीं था। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस युद्ध में जो है विजयनगर की पराजय हुई और युद्ध के समय जो है विजयनगर का शासक जो है सदाशिव राय था, किंतु वास्तविक शक्ति जो है उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी और राम राय ने जो है बहमनी राज्यों के मुस्लिम शासकों के मध्य जो है फूट डालने का प्रयास किया, किंतु वह सफल नहीं हो पाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि अमीर खुसरो का जन्म जो है मध्य 13वीं शताब्दी में वर्तमान उत्तर प्रदेश के जो है पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। दूसरा कथन है कि अमीर खुसरो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। दूसरा कथन है कि अमीर खुसरो एक महान कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ तीनों थे। चौथा कथन है कि अमीर खुसरो को जो है तूती ए हिंद यानी हिंदुस्तान का तोता उपनाम दिया गया था। तो कुल कितने कथन सही है? तो यहाँ पे जो दूसरा कथन है ये यहाँ पे गलत है, बाकी सही है, क्योंकि जो है अमीर खुसरो जिनका पूरा नाम जो है अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो था, इनका जन्म जो है 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। और खड़ी बोली हिंदी के प्रवर्तकों में से एक अमीर खुसरो एक कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ थे और उन्हें तूती ए हिंद उपनाम दिया गया था। और अमीर खुसरो जो थे वो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ना कि मोइनुद्दीन चिश्ती के। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो टोटल 3 स्टेटमेंट सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां नंबर क्वेश्चन है कि अकबर के द्वारा लागू किया गया मनसबदारी प्रणाली किस देश में प्रचलित प्रणाली से प्रभावित था? ये जो है मंगोलिया में जो प्रणाली प्रभावित थी उसी से जो है प्रभावित होकर मनसबदारी प्रणाली को जो है इम्प्लीमेंट किया गया था भारत में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां। शाहजहांनामा किसकी कृति है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है इनायत खां की कृति है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? तो यह जो है 1556 ईस्वी में जो है अकबर और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। वर्तमान के हरियाणा के पानीपत जो है शहर में इसको लड़ा गया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। तो प्रथम युद्ध जो था वो 1526 में लड़ा गया बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है, और इसमें बाबर विजय रहा। और द्वितीय जो है युद्ध लड़ा गया 1556 में पानीपत का अकबर और हेमू के बीच, इसमें अकबर विजयी रहा। और तृतीय पानीपत का युद्ध लड़ा गया 1761 में। यह युद्ध जो है पेशवा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया, जिसमें अब्दाली विजय रहा था। इसके अलावा जो है 1576 ईस्वी में जो है अकबर और राणा प्रताप के बीच जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें अकबर विजय रहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए निम्नलिखित प्रमुख युद्धों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है प्लासी का युद्ध। ये जून 1757 में जो है अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच जो है यह लड़ा गया युद्ध था। और सिराजुद्दौला अपने ही लोगों के षड्यंत्र के कारण जो है इस युद्ध में पराजित हो गया था। तो ये युद्ध हुआ था जून 1757 में। इसके अलावा जो है बक्सर का युद्ध हुआ। ये जो है बक्सर का युद्ध हुआ अक्टूबर 1764 में। मीर कासिम जो है शुजाउद्दौला तथा आलम शाह द्वितीय की संयुक्त भारतीय सेनाएं तथा अंग्रेज़ों के मध्य ये युद्ध हुआ और अंग्रेज इसमें विजय रहे। तो यहाँ ये युद्ध हुआ 1764 में। अगला है अंबर का युद्ध। तो अंबर का युद्ध जो है अगस्त 1749 में हुआ और यह कर्नाटक युद्ध का ही एक भाग था। और इस युद्ध में जो है मुजफ्फरगंज, चंदा साहिब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना ने जो है अनवरुद्दीन तथा अंग्रेज़ों की सेना को पराजित कर दिया। और मुजफ्फरजंग जो है दक्षिण के क्षेत्रों का सूबेदार बन गया और उसने फ्रांसीसियों को बहुत सारी सुविधाएं और क्षेत्र भी प्रदान किए। तो ये युद्ध हुआ था 1749 में। अगला है वांडीवास का युद्ध। ये जनवरी 1760 में हुआ। 1760
1960 में हुआ और अंग्रेज़ों तथा फ्रांसीसियों के मध्य जो है वांडीवास का युद्ध लड़ा गया और फ्रांसीसी इसमें पराजित हुए थे। तो इस प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो जो कूट बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन का। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, सन 1843 ईस्वी में सिंध का विलय भारत में किया गया। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड एलनबरो थे। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, लॉर्ड एलनबरो थे और इनका कार्यकाल जो है 1842 से 44 के मध्य था। इसके अलावा जो है लॉर्ड ऑकलैंड, इनका कार्यकाल जो है 1836 से 42 के मध्य था और चार्ल्स मेटकॉफ थे, इनका कार्यकाल 1835 से 36 के मध्य था। इसके अलावा जो है लॉर्ड डलहौजी, इनका शासनकाल जो था 1848 से 56 के मध्य था। ये जो है इस कार्यकाल के दौरान जो है भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इस व्यवस्था में किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। दूसरा कथन है, यानी कर यानी लगान लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तीसरा कथन है, सरकार जो है रैयतों यानी किसानों को पट्टा प्रदान करती थी। तो पूछा गया है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में बात की जाए तो दक्षिण भारत में जो है उत्तर भारत की तरह ही बड़े बड़े भूखंडों एवं बड़े जमींदारों के अभाव में जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया और रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत जो है किसानों को अपनी ज़मीन का जो है मालिक माना जाता था, जो सीधे सरकार को जो है टैक्स देते थे और टैक्स का निर्धारण जो है भूमि के सर्वेक्षण के बाद किया जाता था और भूमि सर्वेक्षण के बाद जो है लगान के लिए किसान और सरकार के बीच जो है एक समझौता होता था और किसान की सहमति के बाद जो है उसे पट्टा दिया जाता था, जो भूमि पर उसकी निजी संपत्ति का प्रमाण होता था। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है। कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो कथन ए लिखा है कि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। कारण आर लिखा है कि इसका मुख्य कारण हमें देखने को मिलता है कि भारत से किया जाने वाला जो है अप्रतिफलित निर्यात था। इसका कारण व्यापार संतुलन का अनुकूल होना जो है का कारण क्या था? भारत से किया जाने वाला अप्रतिफलित निर्यात था। तो यहाँ पे देखा जाए कथन ए और कारण आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों ने कब दिल्ली पर अधिकार करने में सफल रहे? तो ये जो है 12 मई 1857 को दिल्ली पर जो है अधिकार करने में सफल रहे, क्योंकि देखा जाए तो इसका प्रमुख कारण हमें इस विद्रोह का देखने को क्या मिलता है? ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियां हमें इसका प्रमुख कारण देखने को मिलता है कि 1857 का विद्रोह हुआ और इस विद्रोह की चिंगारी जो है 29 मार्च 1857 को बंगाल के बैरकपुर सैन्य छावनी में हमें देखने को मिलती है, जब कुछ भारतीय सैनिकों ने जो है मंगल पांडे के नेतृत्व में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था और एक अंग्रेज सैन्य अधिकारी की हत्या भी कर दी थी। लेकिन व्यापक जो है औपचारिक रूप से देखा जाए तो इस विद्रोह का प्रारंभ जो है 10 मई 1857 को हमें मेरठ में देखने को मिला। यहाँ तीसरी जो है कैवेलरी रेजिडेंट के सैनिकों ने खुलेआम बगावत कर दी और अपने साथियों को मुक्त कराकर वे दिल्ली की ओर कूच कर पड़े और विद्रोहियों ने जो है 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार विद्रोही सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना एक जो है विद्रोह के फलस्वरूप महत्वपूर्ण घटना हमें प्रतीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। सूची फर्स्ट में प्रमुख विद्रोह हैं, सूची सेकंड में उनका कालखंड है, तो उनको आपस में सम्मिलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। तो सूची फर्स्ट में विद्रोह है और सूची सेकंड में कालखंड है। तो दक्कन किसान विद्रोह हुआ, तो दक्कन किसान विद्रोह हुआ 1875 में, तो इसका मिलान हो जाएगा तीसरे से 1875 में। महाराष्ट्र के पुणे और सतारा आदि क्षेत्रों में यह जो है किसान विद्रोह हुआ और सामूहिक नेतृत्व जो है किसानों ने किया। और सन्यासी विद्रोह हुआ जो है 1763 से 1800 के मध्य और ये बंगाल में हुआ और मजनूम शाह, चिराग अली, मूसा शाह और भवानी पाठक तथा देवी चौधरानी ने इसका नेतृत्व किया था। तो इसका मिलान जो है चौथे से हो जाएगा।
अगला है कोल विद्रोह, यह 1831 से 32 के मध्य हुआ और यह जो है रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग, पलामू आदि क्षेत्रों में यह जो है कोल विद्रोह हुआ और बुद्धो भगत ने इसका नेतृत्व किया था। इसके अलावा जो है पावना विद्रोह है, यह 1873 ईस्वी में हुआ और बंगाल में हुआ है। यह विद्रोह और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस और द्वारका नाथ गांगुली ने इसका नेतृत्व किया था। तो इस प्रकार यहाँ पे जो कूट बनेगा वहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया। मिरातुल अखबार किस प्रकार का समाचार पत्र था? तो यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखा जाए तो राजा राम मोहन राय जो है भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं और भारतीय पत्रकारिता के जनक भी माने जाते हैं। और उन्होंने जो है दिसंबर 1921 में बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन किया। इसके एक वर्ष के पश्चात उन्होंने 1921 के बाद जो है 22 में जो है उन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र जो है मिरातुल अखबार यानी बुद्धि दर्पण का प्रकाशन आरंभ किया था। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस समाज सुधार संस्था की स्थापना सबसे पहले की गई थी? तो सबसे पहले जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग द्वारा। इसके पश्चात जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा। इसके पश्चात जो है आर्य समाज की स्थापना की गई 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। लास्ट में जो है अगला है जो है देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण जो है अग्निहोत्री द्वारा। इसका जो है क्या है, इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने जो है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहकर संबोधित किया था? तो लॉर्ड डफरिन ने ऐसा कहा था। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्योंकि देखा जाए तो 1885 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो है लॉर्ड डफरिन जो है भारत के वायसराय थे, जिनका कार्यकाल जो है 1884 से 88 के मध्य था। और उसने कांग्रेस की आलोचना करते हुए उसे जो है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहकर संबोधित किया था। इसका तात्पर्य यह था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उच्च मध्यम वर्गीय शिक्षित एवं जो है शहरी समुदायों का ही प्रतिनिधित्व करती थी और समाज में इसका विस्तृत फैलाव नहीं था। लेकिन वक्त के साथ जो है आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस ने अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया और उसका समय के अनुसार विस्तार भी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किसी वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला सरोजनी नायडू थी, जो यहाँ पे गलत हो जाता है। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किसी वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला एनी बेसेंट थी। उन्होंने वर्ष 1917 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता में आयोजित वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और एनी बेसेंट जो है आयरिश मूल की महिला थी। तो पहला गलत हो गया। दूसरा भी यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि ये भी जो है सरोजनी नायडू के बारे में बोला गया है, लेकिन ये कथन एनी बेसेंट के बारे में है। तो दोनों कथन गलत हो गया। तो सही क्या होगा? डी ऑप्शन। ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। जहाँ तक बात रही सरोजनी नायडू की, तो सरोजनी नायडू जो है भारतीय मूल की प्रथम महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की किसी वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वर्ष 1925 में जो कांग्रेस का कानपुर में अधिवेशन हुआ था उसमें वे अध्यक्ष थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है, वर्ष 1930 के शारदा कानून के तहत बालकों एवं बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो यहाँ पे जो है बालकों के लिए 18 वर्ष और बालिकाओं के लिए 14 वर्ष निर्धारित की गई है। क्योंकि जो है सर हरिविलास शारदा जो थे भारतीय मूल के ब्रिटिश सेवा में कार्यरत एक जो है न्यायाधीश थे और उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही वर्ष 1930 में बालक एवं बालिकाओं के विवाह से संबंधित एक कानून जो है पारित किया गया और जिसे शारदा कानून के नाम से जाना गया। और इस कानून के द्वारा जो है बालक एवं बालिकाओं के लिए विवाह की एक न्यूनतम आयु निर्धारित की गई जो क्रमशः 18 और 14 वर्ष थी। 18 वर्ष जो है बालक के लिए और 14 वर्ष जो है बालिकाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। पहला भूटान, सिंध, बर्मा और तिब्बत। तो उपरोक्त क्षेत्रों का ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत विलय का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले देखा जाए तो सिंध क्षेत्र का विलय हुआ 1843 में। इस समय जो है गवर्नर जनरल या वायसराय थे लॉर्ड एलनबरो।
और दूसरा विलय हुआ भूटान का 1865 में। इस समय गवर्नर जनरल या वायसराय थे लॉर्ड लॉरेंस। फिर हुआ बर्मा का विलय 1885 में, ये जो है लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुआ। फिर हुआ तिब्बत का विलय 1903 में। इस समय जो है गवर्नर जनरल या वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है, कलकत्ता से दिल्ली जब राजधानी को जो है स्थानांतरित किया गया, उस समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे? तो उस समय जो है भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, क्योंकि देखा जाए तो ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता यानी कोलकाता हुआ करती थी, और ब्रिटेन की जो है सम्राट हुए जॉर्ज पंचम, उनके भारत आगमन यानी 12 दिसंबर 1911 के समय जो है बंगाल विभाजन को रद्द करके भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई, और यह घोषणा 1 अप्रैल 1912 को की गई। उस समय भारत के जो है वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जिनका कार्यकाल था 1911 से 16 के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि बाल गंगाधर तिलक जो है संप्रदायवादी थे। दूसरा कथन है बाल गंगाधर तिलक ने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। तो यहाँ पे देखा जाए तो 28 में पहला कथन यहाँ पे गलत है, दूसरा यहाँ पे सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब और किसने की थी? तो यहाँ पे 29 का करेक्ट आंसर है, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसका उद्देश्य जो है भारत समेत पूर्वी एशियाई देशों के ज्ञान का अध्ययन, अन्वेषण और अनुसंधान करना प्रमुख इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक जो है केशव चंद्र सेन थे। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज से अलग होकर सन 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दरअसल तत्कालीन ब्रह्म समाज के अध्यक्ष होते थे देवेंद्र नाथ टैगोर। उन्होंने केशव चंद्र सेन से जो है आचार्य की उपाधि छीन ली थी। इसके फलस्वरूप ब्रह्म समाज में टूट हो गई, और देवेंद्र नाथ टैगोर के तहत जो है ब्रह्म समाज की मूल शाखा ने स्वयं को आदि ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा, और आचार्य केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाले जो है गुट ने अपने आप को भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से संबोधित किया। आगे देखते हैं, साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं 31 नंबर से। तो 31 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। तो इसका संबंध जो है अभिविन्यास से है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? पहला है सोडियम क्लोराइड का जो है क्रिस्टलाइन, दूसरा है बर्फ का गलना, तीसरा है दुग्ध का स्कंदन। तो 32 में देखा जाए तो केवल यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दुग्ध का स्कंदन सही है, जो रासायनिक परिवर्तन है। इसके अलावा ये दोनों भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जो है लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनाना और जो है कागज़ का जलना रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण माने गए हैं। लेकिन सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलाइन और बर्फ का गलना जो है भौतिक जो है परिवर्तन के उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है, इसलिए इसका जो है तापमान धीरे धीरे बढ़ता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, कथन ए और कारण आर को पढ़िए तथा नीचे दिए गए जो है कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कथन ए में लिखा है कि ईंधन अंगीठी में जलने वाला कोयला लाल रंग के समान उज्जवल होता है और बिना ज्वाला की ऊष्मा देता है। कारण आर है केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही। तो यहाँ पे देखा जाए तो कथन तो सही है, परंतु कारण आर यहाँ पे गलत है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कारण आर इसलिए गलत है क्योंकि अंगीठी में जलने वाला कोयला जो है लाल रंग के समान उज्जवल होता है और बिना ज्वाला के ऊष्मा देता है, और ऊर्जा के स्रोत जैसे लकड़ी, काष्ठ कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि ऊष्मा देते हैं। लेकिन ज्वाला केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही उत्पन्न नहीं होती, बल्कि ठोस और तरल
पदार्थ भी ज्वाला उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इसका कारण गलत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है, परमाणु संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल जे थॉमसन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दूसरा कथन है कि नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो देखा जाए तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, क्योंकि परमाणु संरचना से संबंधित पहला मॉडल जे थॉमसन के द्वारा जो है 1897 ईस्वी में कैथोड किरण नलिका का उपयोग करके प्रस्तुत किया गया, और नील्स बोर ने जो है वर्ष 1913 में मैक्स प्लांट के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करके रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया। इसलिए यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 36 है, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो इसका द्रव्यमान जो है हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है ये द्विआवेश युक्त जो है हीलियम आयन होते हैं, और अल्फा कण के जो है 2 धन आवेश होते हैं, और इसका द्रव्यमान जो है लगभग हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। और यह कण जो है हीलियम नाभिक के समान 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, और ये द्विआवेश युक्त हीलियम आयन होते हैं, और इनका द्रव्यमान हीलियम के नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है, और इनकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु मात्रा की 4 गुना होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन से रासायनिक परिवर्तन को निरूपित करते हैं? पहला है लोहे का जो है चुंबकन, दूसरा है द्रव का संघनन, तीसरा है ईंधन का ज्वलन, चौथा है लोहे में जंग लगना। तो ईंधन का ज्वलन जो है और लोहे में जंग लगना जो है रासायनिक परिवर्तन है, और इसके अलावा लोहे का चुंबकन और द्रव का संघनन जो है भौतिक परिवर्तन है। इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन के बारे में पूछा गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 38 है, कथन ए और कारण आर को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो कथन ए में है कि जब हम एक राशि के मापन की इकाई परिवर्तित करते हैं तो इसका संख्यात्मक मान परिवर्तित हो जाता है। कारण आर है कि मापन की इकाई छोटी होने के कारण इसका संख्यात्मक मान छोटा होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, ए तो सही है, यानी कारण सही है, कथन सही है, कारण गलत है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कारण इसलिए गलत है क्योंकि मापन की इकाई छोटे होने पर जो है संख्यात्मक मान छोटा नहीं होता, बल्कि संख्यात्मक मान बड़ा होता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि 1 कैरेट बराबर जो है 200 मिलीग्राम होता है, इसलिए यहाँ पे कारण आर यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है, जब कोई वस्तु पथ पर 2 चक्कर लगाती है तब इसके द्वारा निश्चित होता है। पहला, दूरी का मान 0 होता है, या दूरी का मान वृत्तीय पथ की परिधि के बराबर होता है, या विस्थापन का मान जो है वृत्तीय पथ की परिधि के मान के दोगुने के बराबर होता है, या विस्थापन का मान 0 होता है। तो केवल विस्थापन का मान 0 होता है, इसलिए यहाँ पे चौथा स्टेटमेंट सही है, बाकी पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पे गलत हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 40 है, जब ध्वनि के जो है तारत्व यानी पिच में वृद्धि होती है तब निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि होती है? तब जो है आवृत्ति में वृद्धि होती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ध्वनि तरंगे जो है अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, और ध्वनि ऐसी ऊर्जा है जो पदार्थ के अणुओं के माध्यम से कंपन के रूप में जो है यात्रा करती है। और पिच ध्वनि की एक विशेषता है जो एक गंभीर ध्वनि से तेज ध्वनि को अलग करती है। और पिच आवृत्ति पर निर्भर करती है, आवृत्ति जितनी अधिक होगी तारत्व उतना ही अधिक होगा और ध्वनि तीक्ष्ण होगी, और आवृत्ति जितनी कम होगी तो जो है तारत्व कम होगा और ध्वनि गंभीर होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा अणुओं के बारे में कथन सही है? पहला कथन है, यह 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का एक समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। दूसरा कथन है, केवल एक ही तत्व के परमाणु जो है परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। तो यहाँ पे पहला कथन तो सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक अणु को एक तत्व या एक यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में रह सकता है तथा उस पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। और एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जो है परस्पर संयोग करके अणु निर्मित कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 है, कथन ए और कारण आर को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कथन ए में लिखा है कि किसी वस्तु की चाल जो है ऋणात्मक नहीं हो सकती। कारण आर है कि जब वस्तु धनात्मक गति की विपरीत दिशा में गति करती है तब इसकी चाल जो है धनात्मक होती है। तो यहाँ पे
दोनों कथन और कारण तो सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहा, तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से किसका संबंध न्यूटन के तृतीय नियम से है? पहला है बंदूक से गोली छूटने पर बंदूक का पीछे की ओर गति करना, दूसरा है नाविक का नाव से किनारे पर कूदना, और तीसरा है सड़क पर चलना। तो ये तीनों ही न्यूटन के तृतीय नियम के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रकाश सरल रेखी पथ पर चलता है, यदि इसके पथ में अपारदर्शी छोटी वस्तु रखी हो तो यह किनारों पर मुड़ जाती है, तब इस प्रकाश को क्या कहते हैं? तब इसको जो है प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो है प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव में धातु पृष्ठ पर जो है विकिरण आपतित होते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तथा फोटो इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो है प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 है, किसी धावक को दौड़ने के बाद जो है जांघ पेशी में ऐंठन और दर्द महसूस होता है, यह निम्नलिखित में से किस संचयन से होता है? तो ये जो है लैक्टिक अम्ल के संचयन से होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखा जाए जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है तो ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने की आवश्यकता होती है, जो लैक्टिक एसिड बनाता है, और लैक्टिक एसिड के निर्माण से मांसपेशियों में दर्द, ऐंठन और मांसपेशियों में थकान हो सकती है। शारीरिक व्यायाम के दौरान जो है ये लक्षण समान रूप से हमें देखने को मिलते हैं, और आमतौर पर जो है यह कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि लीवर में किसी भी अतिरिक्त लैक्टेट को जो है तोड़ने की क्षमता होती है, और इस प्रक्रिया को जो है अक्सर जो है अवायवी चय अपचय के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 है, यदि मानव रुधिर की लाल रुधिर कोशिकाओं को पृथक किया जाता है और उन्हें समान लवण के घोल में तनुकृत किया जाता है तो आरबीसीज का क्या होगा? तो आरबीसीज के व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 है, ईस्ट का उपयोग वाइन और बियर उद्योग में किया जाता है, क्योंकि जो है अवायवी रूप से अल्कोहल का उत्पादन करता है, इसलिए जो है ईस्ट का उपयोग वाइन और बियर में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से पुष्पी पादप में लैंगिक जनन का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है जो है युग्मक जनन, पराशण, निषेचन, फल एवं बीज और जो है अंकुरण। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमिलित है? पहला है एनोरेक्सिया। तो एनोरेक्सिया जो है ईटिंग डिसऑर्डर से जुड़ा हुआ है, यानी खाने का विकार है, तो इसका मिलान यहाँ होना चाहिए। और इंसोम्निया लिखा है, तो इंसोम्निया विकार जो है नींद से जुड़ा हुआ है, तो इसका मिलान जो है यहाँ होना चाहिए। अगला है तीसरा डिस्पेनिया, ये सांस की तकलीफ से जुड़ा है, और जो है एनोस्मिया जो है गंध की आंशिक एवं पूर्ण हानि से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ मिलान बन रहा है तीसरा और चौथा, तो यहाँ पे तीसरा चौथा सही होगा, पहला दूसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? पहला है पित्त अम्ल, दूसरा है जो है लाइपेज, तीसरा है पेप्सिन। तो यहाँ पे राइट आंसर है पहला पित्त अम्ल और लाइपेज, और जो है यह वसा का इमल्सीकरण करता है लिपिड्स, और पेप्सिन नामक जो है एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, और ट्रिप्सिन, टाइलिन तथा पेप्सिन पाचन एंजाइम है, जिनका स्राव जो है क्रमशः अग्नाशय, लारग्रंथि और अमाशय द्वारा होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, कथन ए और कारण आर को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कथन ए है कि जो है उदक मेह वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है। कारण आर है कि उदक मेह वाला व्यक्ति जो है वैसोप्रेशन के जो है अतिशय स्राव से ग्रस्त रहता है। तो यहाँ पे देखा जाए कथन ए तो सही है, परंतु कारण आर यहाँ पे गलत है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा बड़ी आंत का कार्य है? पहला भोजन का अवशोषण, तीसरा है वसा का पाचन, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, चौथा है जल का अवशोषण। तो यहाँ पे देखा जाए तो जल का अवशोषण जो है बड़ी आंत का कार्य है, और बड़ी आंत के कार्यों में पानी और जो है इलेक्ट्रोलाइट्स को अवशोषित करना, विटामिन बनाना और अवशोषित करना आदि शामिल है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में मौजूद सरल स्थायी ऊतकों का एक समूह है? तो जो है पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा और जो है स्क्लेरेनकाइमा जो है ये जो है पौधों में मौजूद सरल स्थायी ऊतकों का एक समूह है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इंसुलिन एक वसा भंडारण हार्मोन है जो अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है और जो है चय अपचय प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। दूसरा कथन है कि जो है मेलाटोनिन का उत्पादन मस्तिष्क में जो है पीनियल ग्रंथि द्वारा होता है और मस्तिष्क जो सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे सही कथन को चुनना है, तो दोनों कथन सही है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स जो है मृदा संवर्धन रहित पौधे हैं, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और बिना मिट्टी के पौधे उगाने की विधि जिसमें जो है पौधे खनिज घोल से अपने पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उसे जो है मृदा संवहन रहित पौधे बोलते हैं। ये विधि जो है साग सब्जियों और जड़ी बूटियों को उगाने के लिए उपयुक्त है क्योंकि उनकी जड़ें गहरी नहीं होती हैं। टमाटर और स्ट्रॉबेरी अन्य लोकप्रिय पौधे हैं जो इस विधि से उगाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, उपग्रहों की बैटरी को रिचार्ज करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पहला फोटो डायोड, दूसरा है जो है जेनर डायोड, तीसरा है सौर सेल, चौथा है एलईडी। तो यहाँ पे राइट आंसर है उपग्रहों की बैटरी को रिचार्ज करने के लिए सौर सेल का उपयोग किया जाता है, है ना, सौर सेल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 58, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा हाल ही में पुनः आरंभ किए गए भारत के सबसे पुराने शोध रिएक्टर का नाम क्या है? तो इसका नाम है अप्सरा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा यूनाइटेड किंगडम की सहायता से तैयार किया गया और अप्सरा को पहली बार 4 अगस्त 1956 को परिचालित कराया गया, जिसके साथ ही यह उस समय एशिया का पहला शोध रिएक्टर बन गया और वर्ष 2009 में रिएक्टर को बंद कर सेवा मुक्त कर दिया गया। हाल ही में जो है बार्क ने अप्सरा को अपग्रेड करके इसे पुनः आरंभ किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 है, कायिक कोश का न्यूक्लिय अंतरण प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग क्या है? तो इसका अनुप्रयोग जो है जंतुओं की जो है जननी क्लोनिंग करना, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 है, भारतीय क्षेत्रीय संचालन उपग्रह प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि जो है IRNSS के जो है तुल्यकाली कक्षाओं में 3 उपग्रह हैं और जो है भूतुल्यकाली कक्षाओं में 4 उपग्रह हैं। दूसरा कथन है IRNSS की व्याप्ति संपूर्ण भारत पर और इसकी सीमाओं के लगभग 5500 वर्ग किलोमीटर बाहर तक है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन यहाँ पे सही है? तो पहला कथन तो सही है, दूसरा कथन यहाँ पे गलत है क्योंकि इसका जो है लगभग 1500 वर्ग किलोमीटर बाहर तक ही है। तो यहाँ पे दूसरा गलत है, पहला सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, यहाँ से ज्योग्राफी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का जो है गैस पुंज है वह क्या कहलाता है? तो वह मंदाकिनी कहलाता है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे जो है दुग्ध मेखला या आकाशगंगा कहा जाता है। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग जो है सर्पीला है और इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 है, वेडेल सागर व रॉस सागर किस महासागर के भाग हैं? तो ये जो है अंटार्कटिका या दक्षिणी महासागर के भाग हैं, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और वेडेल सागर व रॉस सागर जो है अंटार्कटिक महासागर के भाग हैं और इसका तापमान जो है 4 डिग्री सेल्सियस से कम है। अगला क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ज्वालामुखी के वे टुकड़े जो मटर के दाने या अखरोट के बराबर होते हैं उन्हें जो है लेपली कहते हैं। दूसरा कथन है कि प्यूमिक ज्वालामुखी उद्गार के दौरान वह चट्टानी टुकड़े होते हैं जिनका घनत्व जल से भी कम होता है। तो सही कथन को चुनना है, तो दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है जब कोई प्रक्रम अपने साथ पत्थर कंकड़ आदि पदार्थों को लेकर आगे बढ़ती है एवं इन पदार्थों के संपर्क में आने वाली चट्टानों के घर्षण द्वारा क्षरण को जो है सन्नी घर्षण कहते हैं। दूसरा कथन है किसी प्रक्रम के साथ बहने वाले पदार्थों के आपस में टकराकर छोटा होने की प्रक्रिया को अपघर्षण कहते हैं। तो यहाँ पे सही कथन को चुनना है,
तो यहाँ पे देखा जाए दोनों ही कथन यहाँ पे गलत हैं, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इस डेफिनेशन को जो है आप घर्षण कहते हैं, पहली वाली डेफिनेशन को आप घर्षण कहते हैं, दूसरी डेफिनेशन को शनि घर्षण कहते हैं। जस्ट विपरीत होना चाहिए तभी जो है सही होता है, लेकिन इस कारण जो है लेकिन यहाँ पे उल्टा दे रखा है, इसलिए दोनों कथन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 है, जल संधियों का मिलान करना है कि ये आपस में किनको जोड़ती हैं। तो युकाटन जल संधि जो है मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरिबियन सागर को आपस में जोड़ती है, ये सही है। नॉर्थ चैनल जो है आयरिश सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ते हैं, ये भी सही है। और जो है बॉस्फोरस जल संधि जो है काला सागर एवं मरमरा सागर को जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे मरमरा सागर एवं एजियन सागर लिखा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगला है डर्डेन लेज जल संधि, ये जो है मरमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे काला सागर और मरमरा सागर लिखा है, इसलिए ये भी गलत है। अगला है एक है डेविस जल संधि, ये बैफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, तो केवल 2 ही युग में सही सुमेलित है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 66 है, प्रमुख उद्योग केंद्र है और उनके संबंधित जो है उद्योग है, तो उनका आपस में जो है मिलान करना है और देखना है कि कूट के हिसाब से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही जो है। तो यहाँ पे देखा जाए तो स्टॉकहोम प्रमुख उद्योग केंद्र है और ये जो है स्वीडन में है और ये जलपोत निर्माण के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, तो आर से मिलान हो जाएगा। और कासाब्लांका जो है ये जो है मोरक्को में है और रसायन उद्योग के लिए जाना जाता है, तो पी से मिलान हो जाएगा। और अनसान मुकदेन है, ये जो है चीन के पिट्सबर्ग में है और ये लौह इस्पात के लिए जाना जाता है, तो इसका मिलान क्यू सी हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो सी ऑप्शन का युग में जो है सही सुमेलित हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्न विशेषता किस प्रकार की प्रजाति की है। पहला है ये विश्व के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्रों में पाई जाने वाली मानव प्रजाति है जो प्रायः सभी महाद्वीपों में विद्यमान है। दूसरा है सेमाइट और हेमाइट इस प्रजाति की शाखा है। तीसरा कथन है इस प्रजाति के लोग जो है श्वेत वर्ण के होते हैं। तो ये तीनों विशेषताएं जो है काकेसॉइड प्रजाति की हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 है, स्टेनले व लिविंगस्टोन जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये जायरे नदी पे है, जायरे नदी पे है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और जायरे जो जिसे कांगो भी बोलते हैं, सबसे अधिक जल ढोने वाली नदी है, ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और स्टेनले व लिविंगस्टोन जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। और इसके अलावा जो है जेम्बेजी नदी पर अवस्थित विक्टोरिया जलप्रपात अपनी ऊंचाई के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो यह 1976 में प्रारंभ किया गया था सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, और यह पेड़ लगाने को प्रोत्साहित करने वाला कार्यक्रम है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, केजुरीना, केवड़ा एवं बेंदी किस प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार हैं। तो ये जो है ज्वारी वन के प्रकार है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और ये वन जो है मुख्य रूप से उन भागों में पाया जाता है जहाँ नदियों का ताज़ा जल समुद्र से मिलता है, और परिणाम हमें ये देखने को मिलता है कि दलदली भाग यहाँ पे बन जाता है, जहाँ पे समुद्र के मुखाने पे नदी मिलती है, यहाँ पे जो है दलदली भाग बन जाता है। जैसे कि गंगा, गोदावरी, कृष्णा नदी आदि ने जो है निम्न डेल्टाई भाग इन वनस्पतियों के लिए आदर्श उत्पत्ति का क्षेत्र है। और यहाँ की प्रमुख वनस्पतियाँ मैंग्रोव, सुंदरी, कैजुरीना, केवड़ा और बेंदी के वृक्ष है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि वर्ष 1987 से भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून द्वारा प्रकाशित की जाती है। दूसरा कथन है कि भारत में सर्वप्रथम 1894 में वन नीति का निर्माण किया गया। तीसरा कथन है राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत पर्वतीय भागों में 60% क्षेत्र को वनाच्छादित करने की आवश्यकता है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो दूसरा तीसरा सही है, पहला यहाँ पे गलत है। तो सही जवाब होगा सी ऑप्शन। पहला इसलिए गलत है क्योंकि वर्ष 1987 से भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष पर भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून द्वारा प्रकाशित की जाती है, ना कि प्रत्येक वर्ष प्रकाशित की जाती है, प्रत्येक 2 वर्ष में प्रकाशित की जाती है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, निम्न विशेषताएं किस नदी के संदर्भ में कही गई हैं। पहला कथन है ये जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। दूसरा कथन है इसका अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में पड़ता है। तीसरा कथन है इसकी सहायक नदियों में हेमावती जो है अर्कवती, स्वर्णवती नदी शामिल है।
तो इस नदी का नाम है कावेरी नदी, जो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इसका कुल अपवाय क्षेत्र का 3% केरल में पड़ता है और 41% कर्नाटका में, 56% तमिलनाडु में पड़ता है। और यह जो है शिव समुद्रम नामक प्रसिद्ध जलप्रपात बनाती है। ये दो धाराओं उत्तर में जो है कोलेरू और दक्षिण में जो है कावेरी में बढ़ जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? तो यह जो है इंडो सांगपो सचर जोन द्वारा अलग होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। चिल्ला परियोजना, माता टीला परियोजना एवं जो है चिबरो परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये जो है रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी में, रिहंद परियोजना रिहंद नदी में, चिबरो परियोजना जो है टोंस नदी में, चिल्ला परियोजना जो है चिल्ला नदी में, माता टीला परियोजना जो है बेतवा नदी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। प्रोजेक्ट बीकन, प्रोजेक्ट हीरक तथा प्रोजेक्ट दंतक का संबंध किससे है? तो सड़क परिवहन से इसका संबंध है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और जो है सड़क परिवहन से इसका संबंध है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 76। यहाँ से पॉलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो 76 का में देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट है 1833 के चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों की विधायी शक्ति को समाप्त कर दिया गया। दूसरा कथन है 1861 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों की विधायी शक्ति को पुनः बहाल कर दिया गया। तो यहाँ पे देखा जाए दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित होकर ग्रहण की गई है? तो यह जो है जापान से ग्रहण की गई है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। सूची फर्स्ट में संविधान के भाग है, सूची सेकंड में उनका विषय क्षेत्र है, उनको सम्मिलित करना है और कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। तो भाग 4 का में जो है देखा जाए, भाग 4 का में जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है मूल कर्तव्यों का जिक्र है, तो इसका जो है दूसरे से मिलान हो जाएगा। भाग 9 का के द्वारा जो है नगर पालिकाओं का जिक्र है, तो चौथे से मिलान हो जाएगा। 9 खा में जो है सहकारी समितियों का जिक्र है, तो तीसरे से हो जाएगा। 14 का में जो है अधिग्रहण का जो है विकल्प है, तो यहाँ पे पहले से मिलान हो जाएगा। इस प्रकार देखा जाए तो पहला ही विकल्प यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें। पहला पंथनिरपेक्ष, दूसरा लोकतांत्रिक, तीसरा समाजवादी, चौथा है प्रभुत्व संपन्न। तो उपरोक्त शब्दों को प्रस्तावना में प्रयुक्त होने का सही क्रम क्या है? तो इनका सही क्रम है सबसे पहले प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व, फिर संपन्न, फिर समाजवादी, फिर पंथनिरपेक्ष और फिर लोकतांत्रिक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन का। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक जो है गणराज्य जो है बनाने का जो है यहाँ पे जो कथन कहा गया है, तो उसके संदर्भ में यहाँ पे जो डी ऑप्शन है यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। कथन ए में लिखा है कि भारत का राष्ट्रपति जो है प्रत्यक्षता निर्वाचित होता है। कारण आर है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को जो है गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कथन ए गलत है और आर यहाँ पे कारण सही है। कथन इसलिए गलत है कि भारत का राष्ट्रपति जो है प्रत्यक्षता नहीं बल्कि परोक्षतः निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता सीधे भाग नहीं लेती, बल्कि जनता के तरफ के जनप्रतिनिधि जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत है, तो भारत राज्यों का एक यूनियन है यानी संघ है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है यदि वह जो है, पहला ऑप्शन है कि भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, दूसरा है किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह कर लेता है, तीसरा है किसी अन्य देश की नागरिकता को स्वेच्छा से प्राप्त कर लेता है, चौथा है सरकार की आलोचना करता है, पांचवा है न्यायालय की अवमानना करता है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। एक तो यहाँ पे पहला सही है, एक तो यहाँ पे तीसरा सही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और ये जो है
भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जो है उल्लिखित प्रावधान है, जिनके तहत जो है एक भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 213 में हमें देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संघ और राज्यों की मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या को जो है सीमित कर दिया गया है। दूसरा कथन है कि उपरोक्त अधिनियम के आधार पर यदि किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 40 हो तो उस राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 6 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है ये बताना है आपको। तो पहला कथन तो यहाँ पे सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है। दूसरा यहाँ पे कथन गलत है, क्योंकि देखा जाए तो 40 सदस्यों वाले विधानसभा वाले राज्यों में भी 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला ही यहाँ पे सही है। और जो 51वां संविधान संशोधन अधिनियम है 2003, इसके द्वारा संघ और राज्य मंत्रिपरिषद के अधिकतम आकार को सीमित कर दिया गया है। अब संघ की मंत्रिपरिषद में अधिकतम उतने ही मंत्री शामिल किए जा सकते हैं जो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% हो, और यही स्थिति राज्य विधानसभा के संबंध में भी लागू होती है, जहां विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% की संख्या तक ही मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार सीमित कर दिया गया है। परंतु यहाँ यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि वैसे राज्य जहाँ विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या अपेक्षाकृत कम हो, वहाँ भी अधिकतम जो है 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, लोकसभा में लेखा अनुदान सरकार द्वारा किस उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाता है? तो यह जो है निश्चित अवधि के लिए संचित निधि से धन निकालने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 116 में हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ से शुरू होते हैं 86 नंबर क्वेश्चन से, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, जहाँ पर 86 नंबर क्वेश्चन है कि एक तरफ सूचकांक है, दूसरी तरफ उनको जारी करने वाला संस्थान है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो ये सूचकांक है इनको कौन जारी करता है? तो मानव विकास सूचकांक को जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है, और जो है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है, और वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट जो है सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है। तो यहाँ पे कितने सही सुमेलित है ये आपको बताना है। तो सभी तीनों सही सुमेलित है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 87, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय को मौद्रिक आय भी कहा जाता है। दूसरा कथन है स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय को जो है वास्तविक आय कहा जाता है। तो सही कथन को चुनना है, तो दोनों कथन यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 88, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो यहाँ पे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, डॉक्टर वाई के अलग समिति, लकड़वाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, सी रंगराजन समिति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध गरीबी के मापन से है। गरीबी को मापने के लिए इन समितियों का गठन किया गया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है। और डॉक्टर वाई के अलग समिति का गठन जो है 1977 में किया गया था योजना आयोग द्वारा, और लकड़वाला समिति का गठन जो है 1989 में जो है इसका गठन किया गया था। सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन 2005 में योजना आयोग ने जो है इस जो है समिति का गठन किया था, और 2009 में इस जो है समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। और सी रंगराजन समिति का गठन 2012 में किया गया, और 2014 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। अगला है क्वेश्चन नंबर 90, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है खरीफ की फसलों की बुआई के समय अधिकतम तापमान और कम आर्द्रता की आवश्यकता होती है। दूसरा कथन है रबी की फसलों के उत्पादन में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा सहायक होती है। तो सत्य कथन का चुनाव करना है, पहला यहाँ पे गलत है, दूसरा कथन यहाँ पे सही है। क्योंकि खरीफ की फसलों के अंतर्गत बात की जाए तो फसलों को जून से जुलाई तक बोया जाता है, तथा जो है सितंबर अक्टूबर में कटाई की जाती है, और ये वर्षा काल की फसलें होती हैं। और खरीफ की फसलों के उत्पादन में दक्षिण पश्चिमी मानसून वर्षा से लाभ होता है, और खरीफ की फसलों की बुआई के समय अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। यानी क्वेश्चन में लिखा है कम आर्द्रता, लेकिन अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। और इसके तहत प्रमुख फसलें होती हैं धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, लोबिया, ज्वार, रागी, बाजरा, मूंगफली और तंबाकू की फसलें उगाई जाती हैं।
इसके अलावा जो है रबी फसल के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल मई में काटी जाती है और शीतकाल की ये फसल है। रबी की फसलों के उत्पादन में शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा काफ़ी सहायक होती है और रबी की फसलों को उगाते समय अपेक्षाकृत कम तापमान और पकने के लिए अधिक तापमान एवं दीर्घ प्रकाश काल की आवश्यकता होती है। इसके तहत प्रमुख फसलें आती हैं गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, आलू, मसूर, अलसी, राई इत्यादि फसलें रबी फसलें हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, निम्न विशेषता किस प्रकार की सब्सिडी है? तो 3 स्टेटमेंट है इसके तहत। पहला है विश्व व्यापार संगठन के अनुसार यह सब्सिडी कृषि उत्पादों के उत्पादन एवं व्यापार में विकृति उत्पन्न करती है। दूसरा कथन है इसके अंतर्गत सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी छूटें शामिल होती हैं जो उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से मदद करती हैं। तीसरा कथन है यह विकसित देश हेतु 5% प्रतिवर्ष और विकासशील देश हेतु 10% प्रतिवर्ष छूट निर्धारित किया गया है इसके तहत। तो यह जो है अंबर बॉक्स सब्सिडी है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 92, मोरी कल्चर का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है रेशम कीट हेतु शहतूत उगाने से है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, फिलिप्स वक्र किसके मध्य संबंध दर्शाता है? तो यह जो है मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी के मध्य जो है संबंध को प्रदर्शित करता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, तरलता की दृष्टि से मुद्रा का क्रम क्या है? तो मुद्रा का क्रम में यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है मार्शल है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और वेल्थ ऑफ नेशन के जो है लेखक जो है एडम स्मिथ है। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस के लेखक हैं सेम्यूल्स और प्रिंसिपल ऑफ जो है इकोनॉमिक्स के लेखक जो है मार्शल है। नेचर एंड जो है सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस के लेखक जो है रॉबिन्स है। दास कैपिटल के लेखक जो है कार्ल मार्क्स है। इस प्रकार यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 आ गया। बिहार स्पेशल क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गए। तो पहला क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार का कुल बजट व्यय कितना अनुमानित किया गया है? तो यह जो है व्यय जो है 2,78,725.72 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार के बजट व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि की गई है? तो पिछले वर्ष की तुलना में 16,840.32 करोड़ रुपए अधिक है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार के कुल व्यय में राजस्व व्यय का जो है प्रतिशत कितना है? तो राजस्व व्यय का प्रतिशत जो है 80.97 है, जबकि पूंजीगत व्यय का प्रतिशत 19.03% है और कुल व्यय जो है 2,87,725.72 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, बिहार में एशिया की सबसे बड़ी और मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है? तो ये है कांवर झील। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये बेगूसराय के जो है मंझौल गांव में स्थित है और इस झील का क्षेत्रफल 16 वर्ग किलोमीटर है और यह जो है एशिया की सबसे बड़ी जो है ऑक्सबो झील है जो गंडक नदी के घुमावदार रास्ते से बनती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो महिला साक्षरता दर है 51.50%। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बिहार राज्य की जो है पुरुष साक्षरता दर जो है 71.20% और कुल साक्षरता दर जो है 61.80% है। और साक्षरता के मामले में बिहार भारत के राज्यों में 28वें स्थान पर है और सर्वाधिक साक्षर जिला जो है रोहतास है। सबसे कम साक्षर जिला जो है पूर्णिया है और बिहार का सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला जो है रोहतास है और सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला रोहतास है। बिहार राज्य में सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है और बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला जो है सहरसा है। ये कुछ बिंदु हैं जिनको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, बिहार में किस आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता सक्रिय था? तो ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय था। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो राम मनोहर लोहिया इससे संबंधित नहीं है क्योंकि 1917 ईस्वी में जो है राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गांधी जी चंपारण पहुंचे थे और चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को ब्रजकिशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, जे.बी. कृपलानी का सहयोग मिला, लेकिन राम मनोहर लोहिया इस सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है?
तो गोपालगंज जिले में जो है 1000 पुरुषों के मुकाबले 1015 महिलाएं हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए गोपालगंज का लिंगानुपात 1015 है और भागलपुर और मुंगेर जिलों में लिंगानुपात सबसे कम है। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जिला जो है रोहतास है, 75.59% जो है यहाँ पे साक्षरता है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है, 52.49% यहाँ पे साक्षरता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो 38 सीटें आरक्षित है, ए ऑप्शन करेक्ट है। और जो है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 243 है, विधान परिषद की संख्या 75 है, लोकसभा की संख्या जो है 40 है, राज्यसभा की संख्या जो है 16 है। विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए सीटें आरक्षित है 38, लोकसभा में अनुसूचित जो है जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित है कितनी? नहीं, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए, ठीक है, सीटें आरक्षित है 6। ये जो है विधानसभा के लिए है, ये लोकसभा के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने जो है इसका गठन 1931 में किया था, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके गठन में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र का भी सहयोग उन्हें प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, गंगा नदी बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों में से किससे होकर नहीं बहती है? तो ये कोसी मगध से होकर नहीं बहती है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, लखीसराय, भागलपुर से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक जो है मुरली मोहन प्रसाद थे और इसका स्थापना जो है 1918 में की गई थी और इसके पहले संपादक जो है सैयद हैदर हुसैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित में से किस संस्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिल जाती है? तो कुर्सेला के क्षेत्र में जो है कोसी नदी गंगा नदी में मिल जाती है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब ये जो है देखा जाए तो कुर्सेला पड़ता कहाँ पे है? तो कुर्सेला जो है कटिहार के पास पड़ता है और कोसी नदी की लंबाई 729 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, मदरलैंड का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका प्रकाशन जो है मजहरुल हक ने किया था, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और वर्ष 1906 में वे बिहार कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी जो है चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 है, पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी 1927 में, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इस संघ की स्थापना जो है मणिंद्र नारायण राय ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111, यहाँ से जो है नेशनल इंटरनेशनल करेंट अफेयर शुरू हो गया है। तो पहला क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा शुरू की गई नमस्ते योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करना और सफाई कार्य के मशीनीकरण को बढ़ावा देना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। और नमस्ते योजना का फुल फॉर्म होता है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, इसका जो है प्रमुख जो है पूर्ण जो है विस्तार रूप है नमस्ते योजना का। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम इसका पूर्ण रूप है। अगला है क्वेश्चन नंबर 112 है, सैन्य अभ्यास काजिंद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, यह भारत और अफगानिस्तान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। दूसरा कथन है, इस अभ्यास का उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ावा देना है। तीसरा कथन है, 2024 का अभ्यास उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला यहाँ पे इसलिए गलत है क्योंकि कालिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच एक जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ना कि अफगानिस्तान के मध्य, इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 है, रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है रक्षा क्षेत्र में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 है, हाल ही में समाचारों में रहा होराइजन 2047 प्रतिबद्धता किससे संबंधित है? तो ये भारत और फ्रांस के बीच जो है रणनीतिक साझेदारी से संबंधित है
और ये इसका उद्देश्य जो है रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और अन्य क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना। और ये योजना 2047 में भारत की स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने के जश्न को ध्यान में रखकर बनाई गई योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं के चयन के लिए जिम्मेदार है? तो इस संस्था का नाम है जो है नॉर्वेजियन नोबेल समिति। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है इजराइल लेबनानी सीमा के समानांतर बहती है? तो इस नदी का नाम है लिटानी नदी। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। हालांकि यह खुद सीमा नहीं बनाती है, लेकिन यह पूरी तरीके से लेबनान में स्थित है और इजराइल की सीमा के अपेक्षाकृत काफ़ी करीब होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि समान नागरिक संहिता एक संवैधानिक जो है प्रावधान है। दूसरा कथन है मिनर्वा मिल्स केस ने व्यक्तिगत कानूनों में लैंगिक असमानता को संबोधित करके भारत में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर जो है प्रकाश डाला। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है। पहला सही है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में किया गया है। हालांकि यह कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन यह एक संवैधानिक प्रावधान है जो राज्य को भारत के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करने का एक मार्गदर्शन प्रदान करता है। लेकिन यहाँ पे दूसरा कथन गलत हो जाता है, क्योंकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किया गया है कि मिनर्वा मिल्स मामला मुख्य रूप से मौलिक अधिकारों और राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन से निपटना है, जो संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करता है। इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 118 है, शंघाई सहयोग संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारत शंघाई सहयोग संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक है। दूसरा कथन है अंग्रेजी शंघाई सहयोग संगठन की आधिकारिक भाषा है। तीसरा कथन है एससीओ यूरेशिया की लगभग 80% और दुनिया की 40% आबादी को कवर करता है। तो सही कथन को यहाँ पे चुनना है। तो पहला दूसरा यहाँ पे गलत है। पहला दूसरा गलत है, क्योंकि एससीओ की स्थापना 2001 में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने की थी, और भारत पाकिस्तान के साथ जो है 2017 में इसका पूर्ण सदस्य बना था। तो पहला गलत हो गया स्टेटमेंट। और एससीओ की जो है आधिकारिक भाषाएं चीनी और रूसी हैं, और एससीओ की दुनिया की लगभग 40% आबादी यूरेशिया के एक महत्वपूर्ण हिस्से को कवर करने के लिए जानी जाती है। यह एक जो है प्रभावशाली आर्थिक और सुरक्षा ब्लॉक है, जो सबसे बड़े ट्रांस रीजनल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक है। तो यहाँ पे केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है और पहला दूसरा यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119 है, हाल ही में समाचारों में रही कोलंबो योजना क्या है? तो यह एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक सामाजिक विकास पर केंद्रित एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है, और इस योजना को 1951 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि लेटरल एंट्री से तात्पर्य निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और शिक्षा जगत से पेशेवरों की सरकार में वरिष्ठ और मध्यम प्रबंधन पदों पर नियुक्ति से है। दूसरा कथन है कि शासन को बढ़ाने के लिए नीति आयोग द्वारा लेटरल एंट्री की अवधारणा की सिफारिश की गई है। तो उपयुक्त में से कौन सी कथन सही है? तो दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121 है, हाल में भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में जो है बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में किया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और यह 4 मंजिला जो है बंजारा विरासत संग्रहालय है ना, और ये जो है बंजारा समुदाय के नेताओं और चित्रों और ऐतिहासिक विरासतों के माध्यम से उनकी समृद्ध विरासत को दर्शाया गया है इस संग्रहालय में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122 है, किस संगठन ने राष्ट्रीय कृषि संहिता तैयार की है? तो वो भारतीय मानक ब्यूरो ने इसको तैयार किया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123 है, वैज्ञानिकों ने हाल ही में प्लूटो के किस चंद्रमा पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैसों का पता लगाया है? तो ये जो है चारोन पे पता लगाया गया है। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और चारोन प्लूटो के आकार का आधा है, जिसकी चौड़ाई 1214 किलोमीटर है, जिसे 1978 में खोजा गया था। इसका नाम जो है ग्रीक पौराणिक कथाओं में मृत आत्माओं के नाविक के नाम पर रखा गया है। और चारोन का द्रव्यमान जो है प्लूटो के द्रव्यमान का 10वां हिस्सा है, और दोनों मिलकर एक जो है दोहरा बौनाग्रह प्रणाली बनाते हैं। और प्लूटो और चारोन के बीच जो है दूरी लगभग 19,640 किलोमीटर है, और दोनों पिंड जो है ज्वारी रूप से बंद है।
हमेशा एक ही दिशा में एक दूसरे के सामने रहते हैं। चारोन प्लूटो की एक परिक्रमा जो है 6.4 पृथ्वी दिनों में पूरी करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124 है, भारत में युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजना का नाम क्या है? तो इसका नाम है पीएम इंटर्नशिप योजना। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसका लक्ष्य जो है 5 वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करना और कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट की देखरेख करेगा और इंटर्न को जो है सरकार से 4,500 मासिक वजीफा भी मिलेगा। साथ ही कंपनियों से जो है CSR के माध्यम से 500 रुपये भी मिलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125 है, हाल ही में खबरों में रहे रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन एक्सेलरेशन कार्यक्रम से कौन सी संस्था जुड़ी हुई है? तो इसके तहत जो है अटल इनोवेशन मिशन जुड़ा हुआ है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126 है, हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज ने स्पेनिश जहाज अटाइला के साथ समुद्री साझेदार अभ्यास में भाग लिया है? तो INS तबर ने भाग लिया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सिंगापुर भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक प्रमुख स्रोत रहा है। दूसरा कथन है सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के भीतर भारत के सबसे बड़े व्यापार भागीदारों में से एक है। तीसरा कथन है भारत का जो है एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI जो है सिंगापुर में भी चालू है। तो यहाँ पे बोला गया है कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 127 का सही जवाब है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंगापुर जो है लगातार भारत के लिए FDI का सबसे बड़ा स्रोत रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में सिंगापुर भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत बना, जिसने निवेश में 11.77 जो है बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया। और सिंगापुर आसियान के भीतर भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार है और 2023-24 में भारत का छठा सबसे बड़ा वैश्विक व्यापारिक भागीदार जो है सिंगापुर है, जो आसियान के साथ भारत के व्यापार का एक बड़ा जो है हिस्सा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128 है, निम्नलिखित में से कौन से देश जो है क्वाड के सदस्य हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया क्वाड के सदस्य हैं। इन 4 देशों का एक रणनीतिक मंच है। यह एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है और इसमें सुरक्षा, आर्थिक विकास और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न मुद्दों पर सहयोग शामिल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129 है, भविष्य सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है पेंशन स्वीकृति और भुगतान प्रक्रियाओं पर नज़र रखना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130 है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा शुरू की गई सीमांत निधि लागत आधारित उधार दर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य जो है उधारकर्ताओं तक जो है मौद्रिक नीति दरों का तेजी से संचरण सुनिश्चित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131 है, रेलवे में प्रयुक्त कवच प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। यह निर्धारित सीमा के अनुसार ट्रेन की गति को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132 है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये इसका जन औषधि केंद्र का उद्घाटन जो है मॉरिशस में किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133 है, हाल ही में यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो जो है रॉबर्टा मेट्सोला को चुना गया है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उन्होंने पहले दौर में 562 वोट जीते। माल्टा की एक जो है केंद्र दक्षिणपंथी राजनीतिक मेट्सोला अगले 2.5 साल तक इस पद पर रहेंगी। वह लगभग निर्विरोध चुनाव लड़ी, जबकि जो है आयरिन मोंटेरो को केवल 61 वोट ही हासिल हो पाए। और जो है मेट्सोला 2013 से यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं और पहली बार जनवरी 2022 में राष्ट्रपति बनी। उन्हें 90% से अधिक वैध वोट मिले, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 है, निम्नलिखित में से कौन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में GI टैग सुविधा केंद्र स्थापित करने का समर्थन कर रहा है? तो नाबार्ड कर रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 135 है, IIT पटना ने शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग के लिए किन संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पे पेंट्रास विश्वविद्यालय ग्रीस और MIT मुजफ्फरपुर ने एक जो है MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136 है,
हाल ही में गृह मंत्रालय ने बिहार के किन 2 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किया है? तो ये जिले हैं बांका और पश्चिमी चंपारण। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अभी जो है कुल 8 जिले हैं जो नक्सल प्रभाव से प्रभावित रह गए हैं, जिनमें औरंगाबाद, गया, मुंगेर, जमुई, कैमूर, नवादा, लखीसराय और रोहतास जिला अभी भी बाकी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137। अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं वाला खेल गांव शहर बिहार में कहाँ बनाया जाएगा? तो ये पटना में बनाया जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138। वर्ष 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है सुपर 30 के संस्थापक है आनंद कुमार, इनको नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139। विश्व के 7 आश्चर्यों की प्रतिकृतियाँ कहाँ बनाई जाएंगी? प्रतिकृतियाँ कहाँ बनाई जाएंगी? तो ये जो है सिलौंजा बोधगया में बनाई जाएंगी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इस परियोजना का उद्देश्य जो है प्रतिष्ठित वैश्विक स्थलों को प्रदर्शित करना, सांस्कृतिक आदान प्रदान और बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला है क्वेश्चन नंबर 140। अंतर्राष्ट्रीय मानस हिंदी सेवा सम्मान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार अविनाश अमन को प्रदान किया गया है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यह सम्मान जो है विश्व स्तर पर हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए उनको प्रदान किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 141। यदि किसी कोड में डिसाइड को 45, 39, 45 लिखा जाता है तो अबाइड के स्थान पर क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे डिसाइड को जो है डी आता है चौथे नंबर पे, ई आता है 5वें में, सी आता है तीसरे पे, आई 9 पे, डी 4 पे, ई 5 पे। तो अबाइड को लिखा जाएगा 12945। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या रिक्त स्थान की पूर्ति करेगी? तो यहाँ पे देखा जाए तो 2, 4, 3, 9, 4, 16, 5, 25, 6। तो यहाँ पे 6 का जो है 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर जो है 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143। एक ठोस तांबे के गोले का व्यास 6 सेमी है। गोले को पिघलाकर एक नए तार का आकार दिया जाता है जिसका व्यास 0.2 सेमी है। तो तार की लंबाई कितनी है? तो गोले की त्रिज्या जो है 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर आ गई। गोले का आयतन 4/3 गुणे पाई 3 का क्यूब हो गया। तो एक ठोस को पिघलाकर तार का आकार दिया गया तो स्पष्ट है कि नया आकार बेलनाकार होगा। तो माना लंबाई 1 है तो व्यास दिया गया है 0.2 सेंटीमीटर। तो तार की त्रिज्या देखी जाए तो 0.2/2 तो यहाँ पे आएगा 0.1 सेंटीमीटर आएगा। तो गोले का आयतन बराबर जो है बेलन का आयतन निकाले जाए तो आएगा 36 जो है मीटर आएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144। 11 क्रमागत संख्याओं का योग 330 है तो मध्य की संख्या क्या होगी? तो मध्य की संख्या जो है 30 होगी। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145। 11 और 90 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से भाग हो जाती हैं? तो ऐसी जो है 11 से 90 के बीच 7 से विभाज्य है कितनी? 11 संख्या। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146। इक्वेशन में जो है n का मान ज्ञात करना है तो n का मान 6 आएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147 है। यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो m प्लस n का औसत क्या होगा? तो mn होगा। सी ऑप्शन करेक्ट हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148 है। समीकरण दे रखा है और मूलों का जो है हार्मोनिक माध्य ज्ञात करना है तो इसका माध्य होगा डी ऑप्शन 6। अगला है क्वेश्चन नंबर 149। एक विद्यालय में 20 शिक्षक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 गणित 12 गणित पढ़ाते हैं, 4 जो है गणित एवं भौतिकी दोनों पढ़ाते हैं। कितने शिक्षक भौतिकी पढ़ाते हैं ये ज्ञात करना है। तो 12 जो है भौतिकी पढ़ाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150। समानांतर श्रेणी में 101वां पद क्या होगा? तो 101वां पद कितना होगा? 605 होगा। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।